नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 9 आदमी का अनुपात कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस कविता को पढ़ा व समझा था। अगर किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर सबसे पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आप इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ पाएं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न है पाठ से। आइए अब हम इस कविता को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी मेरी समझ से। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो हमें प्रश्न दिए गए हैं, उनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो भी ऑप्शन सही हो उसी के सामने आपको तारा का चिन्ह बनाना है और एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, कविता के अनुसार ब्रह्मांड में मानव का स्थान कैसा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण, ब्रह्मांड की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म, सूर्य चंद्र आदि सभी नक्षत्रों से बड़ा या समस्त प्रकृति पर शासन करने वाला। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ब्रह्मांड की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म, जैसा कि हमने कविता में भी पढ़ा। अगला प्रश्न, कविता में मुख्य रूप से किन 2 वस्तुओं के अनुपात को दिखाया गया है? पृथ्वी और सूर्य, देश और नगर, घर और कमरा, मानव और ब्रह्मांड। तो सही उत्तर क्या है? मानव और ब्रह्मांड। कविता में मानव और ब्रह्मांड के अनुपात को दिखाया गया है। फिर अगला प्रश्न देखिए, कविता के अनुसार मानव किन भावों और कार्यों में लिप्त रहता है, डूबा रहता है? लिप्त यानी कि डूबा रहना। त्याग, ज्ञान और प्रेम में, सेवा और परोपकार में, ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ और घृणा में, उदारता, धर्म और न्याय में। तो सही उत्तर है ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ और घृणा में। अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार मानव का सबसे बड़ा दोष क्या है? वह अपनी सीमाओं और दुर्बलताओं को नहीं समझता, वह दूसरों पर शासन स्थापित करना चाहता है, वह प्रकृति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता, या वह अपने छोटेपन को भूल अहंकारी हो जाता है। तो सही उत्तर है कि वह अपने छोटेपन को भूल अहंकारी हो जाता है। कि विशाल ब्रह्मांड के सामने मनुष्य जो है बहुत ही छोटा है, जैसा कि हमने कविता में भी पढ़ा, लेकिन फिर भी वो अपने छोटेपन को भूलकर अहंकारी हो जाता है, घमंडी हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग-अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो आपको इस प्रश्न के उत्तर में आपने जो ऊपर प्रश्न किए उनके उत्तर चुने, उन उत्तरों को चुनने का कारण बताना है। तो पहले प्रश्न का उत्तर चुनने का कारण क्या है कि कवि ने बताया है कि आदमी जो स्वयं को बहुत बड़ा समझता है वास्तव में विशाल ब्रह्मांड का बहुत छोटा हिस्सा है। इसलिए हमने ब्रह्मांड की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म ऑप्शन को उत्तर को चुना। फिर अगला, कवि ने आदमी से लेकर कमरे, घर, नगर, देश, पृथ्वी और अंततः ब्रह्मांड तक का क्रम दिखाया है। इससे पता चलता है कि कविता में मानव और ब्रह्मांड के आकार और महत्व का अनुपात दिखाया गया है। तो कविता में मानव और ब्रह्मांड के आकार का वर्णन किया गया है, अनुपात को दिखाया गया है, तो हमारा वो उत्तर भी सही है। फिर अगला देखिए, कवि कहता है कि इतने छोटे होने के बावजूद मनुष्य अपने भीतर बुरे भाव रखता है, यानी वह अपनी सीमाओं को भूलकर दूसरों से तुलना करता है और दीवारें उठाता है। इसलिए यह विकल्प सही है। कौन सा? कि उसके अंदर ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ और घृणा जैसे भाव हैं। फिर अगला प्रश्न का उत्तर हमने चुना था
कि वह अपने छोटेपन को भूल अहंकारी हो जाता है। तो कविता का मुख्य संदेश यही है कि इतना छोटा होकर भी मनुष्य अपने को दूसरों का स्वामी बताता है, अर्थात वह अपनी सीमाएं और वास्तविक स्थान भूलकर घमंड करता है, और यही उसका सबसे बड़ा दोष है। अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। अपने समूह में इनके अर्थ पर चर्चा कीजिए और लिखिए। तो पंक्तियां हैं, अनगिन नक्षत्रों में पृथ्वी एक छोटी, करोड़ों में एक ही। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि असंख्य तारों और नक्षत्रों के बीच हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत ही छोटी और नगण्य है। करोड़ों खगोलीय पिंडों में यह केवल एक है। यह भाव दर्शाता है कि मानव और उसका जो अस्तित्व है वो कितना सूक्ष्म है, जबकि वह अपने को बहुत बड़ा समझता है। फिर अगली पंक्तियां हैं, संख्यातीत शंख सी दीवारें उठाता है, अपने को दूजे का स्वामी बताता है। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि मनुष्य अपने अहंकार में अनगिनत दीवारें खड़ी कर देता है। किसकी? जाति की, धर्म की, देश की, भाषा की, स्वार्थ की। वह दूसरों पर अधिकार जमाने की कोशिश करता है और अपने को दूसरों का स्वामी समझता है। यह उसकी अज्ञानता और अहंकार का प्रतीक है। अगली पंक्तियां, देशों की कौन कहे एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। तो कवि यहाँ मनुष्य की सीमित सोच और स्वार्थ पर प्रहार करता है। वह कहता है कि आज मनुष्य देशों को तो क्या, एक ही घर या कमरे में भी विभाजन कर लेता है, आपसी ईर्ष्या, झगड़े और स्वार्थ के कारण। इससे उसकी संकीर्ण मानसिकता उजागर होती है। अगला प्रश्न देखिए, मिलकर करें मिलान। नीचे दो स्तंभ दिए गए हैं। अपने समूह में चर्चा करके स्तंभ एक की पंक्तियों का मिलान स्तंभ दो में दिए गए सही अर्थ से कीजिए। ठीक है, तो यहाँ दिया गया स्तंभ एक, यहाँ पर स्तंभ दो, तो हमें सही मिलान करना है। तो पहली पंक्ति देखते हैं, संख्यातीत शंख सी दीवारें। तो इसका अर्थ क्या है? मनुष्य द्वारा खींची गई कृत्रिम सीमाएं। तो इसका मिलान आप इससे करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, पृथ्वी एक छोटी, करोड़ों में एक। तो यहाँ पर पृथ्वी की अल्पता और अनोखेपन की ओर संकेत किया गया है। अगला देखिए, ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ, घृणा। तो ये क्या है? मनुष्य की नकारात्मक भावनाएं हैं। तो इसका मिलान आप इससे करेंगे, दो व्यक्ति कमरे में, कमरे से छोटे। तो यहाँ पर आदमी के संकुचित होने का प्रतीक है। तो इसका मिलान आप इससे करेंगे, आदमी के संकुचित होने का प्रतीक। तो ये हो गया पहले का। ठीक है, ये दूसरे का मिलान, तीसरे का मिलान आप करेंगे इससे, चौथे का हो गया। अब अगला देखिए, परिधि नभ गंगा की। तो इसका मिलान आप इससे करेंगे, ब्रह्मांड की विशालता का प्रतीक। ठीक है, अगला देखिए, एक कमरे में दो दुनिया रचाता। तो यहाँ सीमित स्थान में भी और अलगाव की प्रवृत्ति, कि मनुष्य जो है सीमित स्थान में रहता है, अपने में ही रहता है और अलग रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सही मिलान करना है। अब अगला प्रश्न देखिए, अनुपात। इस कविता में मानव और ब्रह्मांड के उदाहरण द्वारा व्यक्ति के अल्पत्व और सृष्टि की विशालता के अनुपात को दिखाया गया है। व्यक्ति के अल्पत्व यानी कि उसके छोटेपन को दिखाया गया है और सृष्टि की विशालता के अनुपात को दिखाया गया है। अपने साथियों के साथ मिलकर विचार कीजिए कि मानव को ब्रह्मांड जैसा विस्तार पाने के लिए इनमें से किन किन गुणों या मूल्यों की आवश्यकता होगी। आपने ये गुण क्यों चुने, यह भी साझा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ गुण दिए गए हैं मानव के, तो हमें बताना है कि कौन से गुणों को उसे अपनाना चाहिए ताकि वो ब्रह्मांड जैसा विशाल बन सके।
तो यहाँ दिया गया है सह अस्तित्व। सह अस्तित्व यानी कि चाहे व्यक्ति के कितने भी मतभेद हों किसी के भी साथ, लेकिन फिर भी शांतिपूर्ण ढंग से रहना। तो ये गुण होना चाहिए मनुष्य में विशालता पाने के लिए। अगला देखिए विस्तार। विस्तार यानी कि संपूर्णता होनी चाहिए उसमें, ठीक है। अगला है सौहार्द, जिसका अर्थ क्या है? सद्भाव होना चाहिए, दोस्ती का भाव, मैत्री का भाव, ठीक है। विविधता, विविधता का भाव भी होना चाहिए। ईर्ष्या नहीं होगा, सत्ता भी नहीं होगा, विरोध भी नहीं होगा, अहंकार भी नहीं होगा, मतभेद भी नहीं होगा, स्वार्थ भी नहीं होगा, शांति, शांति होनी चाहिए, ठीक है। सहनशीलता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, अविश्वास ये नहीं होगा, समावेशिता भी होना चाहिए, ठीक है, कि किसी भी वातावरण में स्वयं को ढाल सके। संतुलन, बैलेंस, बैलेंस बहुत ही जरूरी है। लघुता ये नहीं होगा, सीमाबद्धता भी नहीं होगा, विशालता होनी चाहिए, ठीक है। विशालता यानी कि बड़प्पन होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए। तो वर्चस्व भी होना चाहिए, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रभुत्व या श्रेष्ठता। तो इन सभी गुणों को अपनाकर जो मनुष्य है वो ब्रह्मांड जैसी विशालता प्राप्त कर सकता है। साथ में आपको ये भी बताना था कि आपने ये गुण क्यों चुने। हमने ये गुण इसलिए चुने क्योंकि ये मनुष्य को अपने छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर सृष्टि के साथ जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। सह अस्तित्व, सौहार्द, सहनशीलता और समावेशिता आदि गुणों से मनुष्य में विनम्रता और विशालता आती है, जिससे वह ब्रह्मांड जैसी व्यापकता को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हमने इन सभी गुणों को चुना। अगला प्रश्न देखिए, सोच विचार के लिए। कविता को पुनः पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। कविता के अनुसार मानव किन कारणों से स्वयं को सीमाओं में बांधता चला जाता है? कविता के अनुसार मानव ईर्ष्या, अहंकार, स्वार्थ, घृणा और अविश्वास जैसे नकारात्मक भावों के कारण स्वयं को सीमाओं में बांधता जाता है। वह अपने चारों ओर संख्यातित शंख सी दीवारें खड़ी कर लेता है, किसकी? धर्म की, जाति की, भाषा, देश और व्यक्तिगत स्वार्थ की। इन संकीर्णताओं के कारण वह ब्रह्मांड जैसी विशालता को नहीं समझ पाता। फिर अगला प्रश्न देखिए, यदि आपको इस कविता की एक पंक्ति को दीवार पर लिखना हो जो आपको प्रतिदिन प्रेरित करे, मोटिवेट करे, तो आप कौन सी पंक्ति चुनेंगे और क्यों? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, यह है अनुपात आदमी का विराट से। मान लीजिए आपने ये पंक्ति चुनी, ठीक है, और कारण क्या है इस पंक्ति को चुनने का? कि यह पंक्ति हमें हर दिन यह याद दिलाती रहेगी कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा हिस्सा हैं। जब हम यह समझते हैं कि हमारे चारों ओर कितनी बड़ी सृष्टि है, तो हमारे मन में अहंकार, ईर्ष्या और स्वार्थ के लिए जगह नहीं रहती। यह पंक्ति विनम्रता, सह अस्तित्व और व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देती है। फिर अगला प्रश्न देखिए, कवि ने मानव की सीमाओं और कमियों की ओर ध्यान दिलाया है, लेकिन कहीं भी क्रोध नहीं दिखाया, गुस्सा नहीं दिखाया। आपको इस कविता का भाव कैसा लगा? व्यंग्य, करुणा, चिंता या कुछ और? क्यों? ठीक है, तो हमें इनमें से बताना है कि आपको इस कविता का भाव व्यंग्यपूर्ण लगा, करुणामयी लगा, चिंतापूर्ण लगा या कुछ और लगा। तो उत्तर है, मुझे यह कविता चिंता और करुणा का भाव लिए हुए लगती है। कवि ने क्रोध नहीं बल्कि मानव की संकीर्णता पर करुणा और उसकी स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। वह चाहता है कि मनुष्य अपनी गलतियां समझे और ब्रह्मांड की विशालता से सीख लेकर अपने भीतर सह अस्तित्व और प्रेम का भाव विकसित करे। अगला प्रश्न देखिए, आपके अनुसार दीवारें उठाना
केवल ईंट पत्थर से जुड़ा काम है या कुछ और भी हो सकता है? अपने विचारानुसार समझाइए। तो उत्तर है, दीवारें उठाना केवल ईंट पत्थर की नहीं बल्कि मन की दीवारों की बात भी है। मनुष्य जब अहंकार, स्वार्थ, धर्म, जाति, भाषा या विचारों के भेदभाव के कारण दूसरों से दूरी बना लेता है, तो वह मानसिक दीवारें खड़ी करता है। इन दीवारों से समाज में विभाजन यानी बंटवारा हो जाता है और संघर्ष पैदा हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानवता के विकास में सहयोग, समर्पण और सहिष्णुता जैसी सकारात्मक प्रवृत्तियां, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ और घृणा जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से कहीं अधिक प्रभावी है। नकारात्मक यानी कि नेगेटिव। उदाहरण देकर बताइए कि सहिष्णुता या सहयोग के कारण समाज में कैसे परिवर्तन आए हैं। तो उत्तर है, जब लोग सहयोग और सहिष्णुता से काम करते हैं तो समाज में एकता और प्रगति आती है। कि जब लोग एक साथ मिलकर सहयोग से काम करते हैं तो क्या-क्या परिवर्तन आते हैं। उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता संग्राम में सभी धर्मों, भाषाओं और वर्गों के लोगों ने मिलकर सहयोग से आज़ादी प्राप्त की। प्राकृतिक आपदाओं के समय जैसे बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, ठीक है, तो उस समय लोग एक दूसरे की सहायता करके मानवता का परिचय देते हैं। आज भी समाज में सहिष्णुता और परस्पर सम्मान के कारण अनेक मतभेद होते हुए भी शांति बनी रहती है। इस तरह सहयोग और सहिष्णुता से समाज मजबूत, शांतिपूर्ण और उन्नत बनता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। मान लीजिए कि आप एक दिन के लिए पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप मानव की कौन-कौन सी आदतों को बदलना चाहेंगे और क्यों? तो उत्तर है, यदि मैं एक दिन के लिए ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकता, तो मैं मानव की ईर्ष्या, अहंकार, स्वार्थ और घृणा जैसी आदतों को बदल देता, जो कि बुरी चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि यही भाव मनुष्य को बांटते हैं और उसके भीतर की अच्छाई को ढक देते हैं। मैं चाहूंगा कि सभी के मन में प्रेम, करुणा और सह अस्तित्व का भाव हो, ताकि पृथ्वी स्वर्ग जैसी बन सके। फिर अगला प्रश्न देखिए, यदि आप अंतरिक्ष यात्री बन जाएं और ब्रह्मांड के किसी दूसरे भाग में जाएं, तो आप किस स्थान, कमरा, घर या नगर आदि को सबसे अधिक याद करेंगे और क्यों? तो उत्तर है, मुझे सबसे अधिक अपना घर याद आएगा, क्योंकि वहीं मेरे माता-पिता, परिवार और बचपन की यादें हैं। वह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि स्नेह, स्नेह यानी कि प्यार, सुरक्षा और अपनत्व का स्थान है, जहाँ पर अपनापन हो। मैं चाहे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में रहूं, घर का जो स्नेह है वो मुझे वापस खींच लेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं भी दे सकते हैं कि अगर आप अंतरिक्ष यात्री बन जाएं और ब्रह्मांड के किसी दूसरे भाग में जाएं, तो आप किस स्थान को याद करेंगे? अपने घर को, अपने कमरे को या नगर को? ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मान लीजिए कि एक बच्चा या बच्ची कविता में उल्लिखित सभी सीमाओं को पार कर सकता या सकती है। वह कहाँ तक जाएगा या जाएगी और क्या देखेगा या देखेगी? एक कल्पनात्मक यात्रा वृत्तांत लिखिए। कल्पनात्मक यानी कि अपनी इमेजिनेशन से यात्रा वृत्तांत लिखिए। ठीक है, तो कल्पनात्मक यात्रा वृत्तांत कि एक बच्ची अपने कमरे से बाहर निकली। तो यहाँ पर आपको यात्रा वृत्तांत यानी कि यात्रा का वर्णन करना है। ठीक है, कि उसकी यात्रा में क्या क्या हुआ होगा उसके बारे में बताना है। कि वह अपने कमरे से बाहर निकली, वह घर, मोहल्ला, नगर और देश की सीमाएं पार करती हुई आकाश में पहुंच गई। वहां उसने नीली पृथ्वी, वहां से उसने क्या देखा? नीली पृथ्वी, चमकते तारे और अनेक ग्रह देखे। उसे महसूस हुआ कि सब एक ही सृष्टि का हिस्सा हैं, कि सभी एक ही सृष्टि
एक ही ब्रह्मांड का, एक ही सृष्टि का हिस्सा हैं। वह मुस्कुराई और बोली, सब कुछ एक है और मानव की सारी सीमाएं केवल भ्रम है। कि जो जिस भ्रम में मनुष्य जीता है, अपने चारों ओर ईर्ष्या, द्वेष, कलह, घृणा की नकारात्मक भावनाएं लिए फिरता है, वो सब क्या है? एक भ्रम है। अगला प्रश्न, इस कविता को पढ़ने के बाद आप स्वयं को ब्रह्मांड के अनुपात में कैसा अनुभव करते हैं? एक अनुच्छेद लिखिए, मैं ब्रह्मांड में एक डैश हूँ। तो उत्तर है, मैं ब्रह्मांड में एक सूक्ष्म कण हूँ, यानी कि बहुत ही छोटा कण, जो अनगिन नक्षत्रों और ग्रहों के बीच तैर रहा है। फिर भी मेरे भीतर सोचने, प्रेम करने और सृजन करने की शक्ति है। यह सोचकर मुझे विनम्रता का अनुभव होता है कि मैं छोटा होते हुए भी इस विराट ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने कर्मों से, कर्मों यानी कि अपने अच्छे कार्यों से, इस ब्रह्मांड की सुंदरता बनाए रखूं। अब अगला प्रश्न देखिए, मान लीजिए कि किसी दूसरे संसार से आपके पास संदेश आया है कि उसे पृथ्वी के किसी व्यक्ति की आवश्यकता है। आप किसे भेजना चाहेंगे और क्यों? तो उत्तर है, मैं किसी वैज्ञानिक को भेजना चाहूंगा, क्योंकि वह ज्ञान और खोज की भावना से प्रेरित होता है। वह दूसरे संसार के सदस्यों वह दूसरे संसार के रहस्यों को समझेगा, वहाँ के प्राणियों से संवाद करेगा, बातचीत करेगा और उनके अनुभवों से मानवता के लिए कुछ नया सीखेगा। उसका उद्देश्य वहाँ भी शांति और प्रगति का संदेश पहुँचाना होगा। फिर अगला प्रश्न है, कविता में ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ जैसी प्रवृत्तियों की चर्चा की गई है। कल्पना कीजिए कि एक दिन के लिए ये भाव सभी व्यक्तियों में समाप्त हो जाएं, कि सभी व्यक्तियों में से अगर ये बुरे नकारात्मक भाव जो हैं वो समाप्त हो जाएं एक दिन के लिए, तो उससे समाज में क्या-क्या परिवर्तन होगा, क्या-क्या चेंजेस आएंगे? तो उत्तर है, अगर एक दिन के लिए ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ मिट जाए तो दुनिया स्वर्ग जैसी बन जाएगी। लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, किसी से झगड़ा नहीं होगा, सभी में समानता और अपनापन होगा, देशों के बीच युद्ध नहीं होंगे और मानवता का सच्चा रूप दिखाई देगा। वह दिन धरती के इतिहास का सबसे सुंदर दिन होगा। अगला प्रश्न है, यदि आपको इस कविता का एक पोस्टर बनाना हो जिसमें इसके मूल भाव यानी विराटता और लघुता, विराटता यानी कि विशालता और लघुता यानी कि छोटापन, ठीक है, तथा मनुष्य का भ्रम दर्शाया जाए, तो आप क्या चित्र, प्रतीक और शब्द उपयोग करेंगे? संक्षेप में बताइए। ठीक है, तो आप किस तरह से पोस्टर बनाएंगे? मैं पोस्टर में एक छोटा सा मानव बनाऊंगा, मनुष्य का चित्र बनाऊंगा, जो एक विशाल ब्रह्मांड की ओर देख रहा होगा। ठीक है, उसके पीछे असंख्य तारे, आकाश गंगाएं और ग्रह होंगे और ऊपर लिखा होगा, क्या लिखा होगा? कि विराट के सामने मैं कितना छोटा, फिर भी उसी का अंश हूं मैं। और चित्र के एक और मनुष्य दीवारें बनाता हुआ दिखेगा। कौन सी दीवारें? अहम की, स्वार्थ की, ठीक है। और दूसरी ओर वह दीवारें तोड़कर आकाश की ओर बढ़ता हुआ विस्तार और आत्मबोध का प्रतीक होगा। ठीक है, कि एक चित्र के एक और मनुष्य जो है किसकी दीवारें बनाएगा? अहंकार की, स्वार्थ की, ठीक है। और दूसरी ओर वह दीवारें तोड़कर, कौन सी दीवारें तोड़कर? अहंकार और स्वार्थ की दीवारों को तोड़कर आकाश की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो उसके विस्तार और आत्मबोध का प्रतीक होगा। अब अगला प्रश्न है, शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में सृष्टि से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है सृष्टि, तो हमें सृष्टि से जुड़े हुए शब्द ही इन खाली बॉक्स में लिखने हैं। एक उदाहरण हमें दिया गया है पृथ्वी, जो कि सृष्टि से जुड़ा हुआ शब्द है। तो और कौन से शब्द हो सकते हैं? और हो सकते हैं सृजन।
प्रकृति, संसार, जीव, निर्माण और ब्रह्मांड। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? सृष्टि से जुड़े हुए शब्द हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, सृजन। कविता में कमरे से लेकर ब्रह्मांड तक का विस्तार दिखाया गया है। इस क्रम को अपनी तरह से एक रेखा चित्र, सीडी या मानसिक चित्र या माइंड मैप द्वारा प्रदर्शित कीजिए। प्रत्येक स्तर पर कुछ विशेषताएं लिखिए, जैसे पास पड़ोस की एक विशेष बात, नगर का कोई स्थान, देश की विविधता आदि। उसके नीचे एक पंक्ति में इस प्रश्न का उत्तर लिखिए, मैं इस चित्र में कहाँ हूँ और क्यों। तो आप इस तरह से माइंड मैप यानी मानसिक चित्रण कर सकते हैं। जैसे ये आदमी है, कमरा, घर, पड़ोस, नगर, देश, पृथ्वी, ब्रह्मांड। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्रम दिखाना है और प्रत्येक स्तर की विशेषताएं भी आपको लिखनी है। जैसे कमरा, मेरी निजी जगह, ठीक है, यहाँ मैं खुद से जुड़ा रहता हूँ। और घर, परिवार, प्यार और सुरक्षा का स्थान। पड़ोस या क्षेत्र, दोस्ती, आपसी सहायता, सहयोग। ठीक है, पड़ोस और क्षेत्र से हमें क्या मिलता है? दोस्ती मिलती है, आपसी सहायता मिलती है, सहयोग मिलता है। और नगर, नगर में क्या होता है? भीड़ होती है, विविधता होती है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, वहाँ पर हम काम करते हैं, हमें सुविधाएं मिलती हैं। और देश, अलग अलग संस्कृतियां होती हैं, भाषा, परंपरा और एकता। पृथ्वी, जीवन का अद्भुत घर है जिस पर हम रहते हैं। विविध प्राणी, कई तरह के प्राणी रहते हैं और प्रकृति है यहाँ पर। ठीक है, और ब्रह्मांड अनंत है, विशाल है, रहस्यमय है, असंख्य ग्रह और नक्षत्र हैं। तो इस तरह से आपको सबकी एक एक विशेषता लिखनी है और एक पंक्ति में उत्तर इस तरह लिखेंगे, मैं इस चित्र में पृथ्वी पर हूँ। ठीक है, क्योंकि यही मेरा घर है जहां से मैं ब्रह्मांड को समझना और उससे जुड़ना सीख रहा हूं। अब अगला प्रश्न है, अगर इसी कविता की तरह कोई कहानी लिखनी हो जिसका नाम हो ब्रह्मांड में मानव, तो उसको आरंभ कैसे करेंगे? कुछ वाक्य लिखिए। तो उत्तर है, रात का समय था, आकाश तारों से भरा था और मैं सोच रहा था इस अनंत ब्रह्मांड में मैं कौन हूँ, कि इस बड़े विशाल ब्रह्मांड में मैं कौन हूँ। क्या मेरी यह छोटी सी पृथ्वी भी किसी और बड़े संसार का हिस्सा है? तभी मेरे मन में एक आवाज गूंजी, मानव, तू ब्रह्मांड का एक कण है, पर तेरे भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। यहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई अपने अस्तित्व को समझने की। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। अगर आपसे कहा जाए कि आप ऐसी दुनिया बनाइए जिसमें कोई दीवार ना हो, तो वह कैसी होगी? उसका वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, मेरी बनाई हुई दुनिया में कोई दीवार नहीं होगी, ना दिलों की, ना घरों की, ना देशों की। सब लोग खुलकर एक दूसरे से मिल सकेंगे, कोई सीमा या डर नहीं होगा। हर जगह प्रेम, समानता और विश्वास का वातावरण होगा। पक्षी, पेड़, मनुष्य सब एक ही परिवार के सदस्य होंगे। वह सचमुच मानवता का संसार होगा। अगला प्रश्न है, एक चित्र श्रृंखला बनाइए जिसमें ये क्रम दिखे। तो आपको चित्र श्रृंखला यानी चेन बनानी है कि आदमी, कमरा, घर, पड़ोसी क्षेत्र, नगर, देश, पृथ्वी, ब्रह्मांड। ठीक है, प्रत्येक चित्र में आकार का अनुपात दिखाया जाए, कि प्रत्येक चित्र में आकार का अनुपात दिखाया जाए। जैसे ये आदमी है, ठीक है, फिर ये कमरा है, फिर घर है। ठीक है, जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको चित्र में दिखाना है, जिससे यह स्पष्ट हो कि आदमी कितना छोटा है। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। पहला चित्र, एक छोटा सा आदमी
कमरे में खड़ा है। फिर दूसरे चित्र, वही कमरा एक बड़े घर के भीतर है। तीसरा चित्र, घर के चारों ओर कुछ और घर, जिससे आपका मोहल्ला बनेगा, पड़ोसी क्षेत्र बनेगा। चौथा चित्र, क्षेत्र नगर का भाग बनता है, सड़कें दिखा सकते हैं, इमारतों के साथ दिखा सकते हैं चित्र में आप। पांचवें चित्र में आप नगर देश के नक्शे का हिस्सा दिखता है, ठीक है। तो देश के नक्शे पे, मैप पे आपका नगर दिखेगा। छठा चित्र, पूरा देश पृथ्वी पर नीले ग्रह का चित्र, ठीक है, कि पूरा जो देश है वो किस पर है, पृथ्वी पर है, तो आप नीले ग्रह का चित्र दिखा सकते हैं। और सातवां चित्र, पृथ्वी अनगिनत तारों और ग्रहों के बीच ब्रह्मांड में छोटी सी बिंदु। इस चित्र श्रृंखला से स्पष्ट होगा कि आदमी ब्रह्मांड के विराट विस्तार में कितना सूक्ष्म और छोटा है, ठीक है। तो जो आप ये चित्र श्रृंखला बनाएंगे, इससे आपको पता चलेगा कि आदमी जो है वो इस विशाल ब्रह्मांड के सामने कितना छोटा है, कितना सूक्ष्म है। अगला प्रश्न, कविता की रचना। दो व्यक्ति कमरे से छोटे। इन पंक्तियों में इस चिन्ह पर ध्यान दीजिए, ठीक है, जो ये आपको चिन्ह दिया गया है। क्या आपने इस चिन्ह को पहले कहीं देखा है? इस चिन्ह को निदेशक चिन्ह कहते हैं, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यह एक प्रकार का विराम चिन्ह है, जो किसी बात को आगे बढ़ाने या स्पष्ट करने के लिए उपयोग होता है। इस चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? किसी बात को आगे बढ़ाने के लिए, विस्तार के लिए, या स्पष्ट यानी कि साफ करने के लिए कि क्या कहा जा रहा है। यह किसी विषय की अतिरिक्त जानकारी जैसे व्याख्या, उदाहरण या उद्धरण देने के लिए उपयोग होता है। इस कविता में इस चिन्ह का प्रयोग एक ठहराव, सोच का संकेत और आगे आने वाले महत्वपूर्ण विचार की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया है। यह संकेत देता है कि अब कुछ ऐसा कहा जाने वाला है जो पाठक को सोचने पर विवश करेगा कि आगे क्या होगा। उत्सुकता जागेगी पाठक की कि आगे क्या होगा। इस कविता में ऐसी अनेक विशेषताएं छिपी हैं, जैसे अधिकतर पंक्तियों का अंतिम शब्द में है, बहुत छोटी छोटी पंक्तियां हैं आदि। अपने समूह के साथ मिलकर कविता की अन्य विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो आपको इस कविता में और भी अगर कोई विशेषता नजर आती है तो उसकी आपको सूची बनानी है और अपनी कक्षा में उस सूची को सबके साथ साझा करना है। तो कविता की विशेषताओं की सूची इस प्रकार है। संक्षिप्तता और लयात्मकता। छोटी पंक्तियों और समान शब्दों के कारण कविता में एक खास लय और गति है। अगली है दोहराव का प्रयोग। में शब्द बार बार दोहराया गया है। यह दिखाता है कि सब कुछ किसी न किसी के भीतर समाया है। आदमी, कमरा, घर, पृथ्वी, ब्रह्मांड। अगली विशेषता है क्रमबद्धता, अनुपात का बढ़ना। कविता में आकार का क्रम छोटे से बड़े की ओर जाता है, आदमी से लेकर ब्रह्मांड तक। फिर अगली विशेषता है विचारात्मक शैली। कविता में भावनाओं से ज्यादा विचार हैं। यह मनुष्य के स्थान और अस्तित्व पर सोचने के लिए प्रेरित करती है। फिर अगली विशेषता सरल भाषा, गहरी अर्थवता। शब्द बहुत साधारण है परंतु उनका अर्थ क्या है? दार्शनिक और गूढ़ है। अगली विशेषता मानव केंद्रित दृष्टिकोण। कविता मनुष्य को ब्रह्मांड के अनुपात में उसकी वास्तविक स्थिति दिखाती है कि वह बहुत छोटा है। अगला प्रश्न देखिए। नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई हैं जिनमें ये विशेषताएं झलकती हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। तो यहाँ दी गई हैं कविता की विशेषताएं और यहाँ दी गई हैं पंक्तियां, तो हमें मिलान करना है इनका। तो पहली विशेषता, सरल वाक्य के शब्दों को विशेष क्रम में लगाया गया है। तो इसका मिलान किससे होगा? कमरा है घर में, ठीक है। अगला देखिए, मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो मुहावरे का प्रयोग किया गया है संख्यातिक शंख सी दीवारें उठाता है। तो संख्यातिक शंख सी दीवारें उठाना एक मुहावरा है। अगला,
छोटे से बड़े की ओर विस्तार देने के लिए शब्दों को दोहराया गया है। तो कमरा है घर में, घर है मोहल्ले में, मोहल्ला नगर में। ठीक है, तो इसका मिलान होगा इससे। छोटे से बड़े की ओर विस्तार। प्रश्न शैली में व्यंग्य किया गया है। देशों की कौन कहे एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। देशों की कौन कहे, अब यहाँ पर कौन शब्द आ गया, तो यहाँ यानी कि यहाँ पर प्रश्न शैली में व्यंग्य किया गया है, तो इसका मिलान इससे होगा। अगला देखिए, अतिशयोक्ति से भरा कथन है बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो यह है अनुपात आदमी का विराट से। तो यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, तो ये अतिशयोक्ति से भरा कथन है। फिर अगला देखिए, मानव के अहंकार पर तीखा व्यंग्य किया गया है। तो इसका मिलान इससे होगा कि अपने को दूजे का स्वामी बताता है। तो इस बात से मानव के अहंकार झलकता है कि वो खुद को बड़ा और दूसरे को छोटा समझता है। तो यहाँ पर मानव के अहंकार पर तीखा व्यंग्य किया गया है। तो इस तरह से आपको कविता की विशेषताओं का मिलान कविता की पंक्तियों से करना था। फिर अगला प्रश्न देखिए, कविता का सौंदर्य। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने समूह में मिलकर खोजिए। इन प्रश्नों से आप कविता का आनंद और अच्छी तरह से ले सकेंगे। तो प्रश्न है, कविता में अलग अलग प्रकार से ब्रह्मांड की विशालता को व्यक्त किया गया है, उनकी पहचान कीजिए। ब्रह्मांड की विशालता व्यक्त करने के विभिन्न रूप। तो स्थानिक विस्तार दिया गया है, कमरे से लेकर ब्रह्मांड तक का क्रम, यानी स्थान को दिखाया गया है कि कमरे से लेकर ब्रह्मांड तक। फिर अगला देखिए, संख्यात्मक विस्तार। संख्यात्मक विस्तार, संख्यातित शंख सी दीवारें, असीम और अनगिनत। ठीक है, संख्या के बारे में बताया गया है। फिर अगला देखिए, अनुपात का विस्तार। यह है अनुपात आदमी का विराट से। यहाँ मनुष्य की नगण्यता को दर्शाया गया है, उसके छोटेपन को, उसकी सूक्ष्मता को दर्शाया गया है। फिर अगला देखिए, विचारों का विस्तार। एक कमरे में दो दुनिया रचाने की मानसिक सीमाएं भी विशाल सृष्टि से तुलना करती है। अगला प्रश्न देखिए, संख्यातित शंख सी दीवारें उठाता है, अपने को दूजे का स्वामी बताता है, एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। कविता में ये सारी क्रियाएं मनुष्य के लिए आई हैं। आप अपने अनुसार कविता में नई क्रियाओं का प्रयोग करके कविता की रचना कीजिए। तो आपको कविता की रचना करनी है। ईंटों से नहीं विचारों से दीवारें खड़ी करता है, अपने ही साये से डरता है, आवाजों को बांधता है और फिर कहता है मौन में शांति है, अपने बनाए घेरे में दुनिया समेट लेता है और फिर कहता है यही सृष्टि का केंद्र है, सितारों को गिनकर सपनों का हिसाब रखता है, पृथ्वी पर रहते हुए भी आकाश में मकान रखता है। इन पंक्तियों में भी वही व्यंग्य, आत्मचिंतन और मानवीय सीमाओं का भाव रखा गया है। फिर अगला प्रश्न है, आपके शब्द। सबको समेटे है परिधि नभ गंगा की। आपने आकाश गंगा शब्द सुना और पढ़ा होगा, लेकिन कविता में नभ गंगा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। आप भी अपने समूह में मिलकर इसी प्रकार दो शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाइए। जो ये नभ गंगा शब्द है या आकाश गंगा शब्द है, ये दो शब्दों के मेल से बना है, नभ जमा गंगा। ठीक है, तो हमें इसी तरह से और शब्द बनाने हैं, जैसे सूर्य किरण। तो क्या बनेगा, सूर्य किरण, सूर्य जमा किरण से क्या बना, सूर्य किरण, और जिसका अर्थ है सूर्य से निकलने वाली प्रकाश रेखा। फिर अगला, चंद्र जमा ज्योति, चंद्र ज्योति, जिसका अर्थ है चांद की रोशनी। नभ जमा दीप, नभ दीप, आकाश में चमकने वाला तारा। जल जमा तरंग, जल तरंग, जिसका अर्थ है पानी की लहर। पवन जमा गीत, पवन गीत, हवा की सरसराहट। अगला प्रश्न, आपके प्रश्न। हर ब्रह्मांड में कितनी ही पृथ्वियां, कितनी ही भूमियां, कितनी ही सृष्टियां। क्या आपके मस्तिष्क में कभी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं? अवश्य आते होंगे।
अपने समूह के साथ मिलकर अपने मन में आने वाले प्रश्नों की सूची बनाइए। अपने शिक्षक, इंटरनेट और पुस्तकालय की सहायता से इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो इस तरह से आप प्रश्न बना सकते हैं कि कविता की तरह जब हम ब्रह्मांड, पृथ्वी और जीवन पर सोचते हैं तो अनेक प्रश्न मन में आते हैं। यहाँ कुछ ऐसे ही चिंतनशील प्रश्नों की सूची दी गई है, जैसे क्या ब्रह्मांड की कोई सीमा है? क्या हमारी पृथ्वी जैसी और भी पृथ्वियां कहीं और हैं? जब कोई तारा टूटता है तो वास्तव में क्या होता है? क्या समय का भी कोई आरंभ और अंत है? क्या हम कभी दूसरे ग्रहों पर जीवन पा सकेंगे? क्या ब्रह्मांड में हमारे जैसे और जीव हो सकते हैं? क्या मनुष्य कभी ब्रह्मांड का रहस्य पूरी तरह जान पाएगा? तारों की रोशनी हम तक इतनी देर से क्यों पहुंचती है? तो इस तरह के कुछ प्रश्न हैं जो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में आते हैं जब हम ब्रह्मांड, पृथ्वी और जीवन के बारे में सोचते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए आप विज्ञान की किताबें पढ़ सकते हैं। इंटरनेट पर नासा या इसरो की वेबसाइट पर जाकर जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, या शिक्षक से पूछ सकते हैं और विज्ञान प्रयोगशाला में कुछ सरल प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है विशेषण और विशेष्य। पृथ्वी एक छोटी, यहाँ छोटी शब्द पृथ्वी की विशेषता बता रहा है, अर्थात छोटी विशेषण है और पृथ्वी एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो आप जानते ही होंगे कि जो संज्ञा शब्द है उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने इस उदाहरण में पढ़ा। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अर्थात पृथ्वी क्या है, विशेष्य शब्द है। कि संज्ञा शब्द जो होते हैं वही क्या होते हैं, विशेष्य होते हैं, और इनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और जो इनकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे काली गाय। अब यहाँ पर गाय क्या है, एक संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता क्या है कि वो काली है। तो गाय हो गया संज्ञा शब्द यानी कि विशेष्य, और काली हो गया उसका विशेषण। अब आप नीचे दी गई पंक्तियों में विशेषण और विशेष्य शब्दों को पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर दी गई है पंक्ति, यहाँ पर हमें विशेषण लिखना है और यहाँ पर विशेष्य। तो पहली पंक्ति, दो व्यक्ति कमरे में। तो यहाँ पर दो क्या है, विशेषण है, जैसा कि आपको उदाहरण दिया ही गया है, और व्यक्ति क्या है, विशेष्य। तो व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वो दो व्यक्ति हैं। अगला देखिए, अनगिन नक्षत्रों में। तो यहाँ पर अनगिन, अनगिन क्या है, विशेषण है, और नक्षत्र क्या है, विशेष्य है। ठीक है, कि नक्षत्रों की विशेषता क्या है कि वो अनगिन है। लाखों ब्रह्मांडों में। तो लाखों क्या है यहाँ पर, विशेषण है, और ब्रह्मांड क्या है यहाँ पर, विशेष्य। अगला देखिए, अपना एक ब्रह्मांड। अब यहाँ पर अपना और एक, ये हो गया विशेषण, और ब्रह्मांड क्या हो गया, विशेष्य। संख्यातित शंख सी, संख्यातित हो गया यहाँ पर विशेषण, और शंख हो गया यहाँ पर विशेष्य। एक कमरे में, एक हो गया विशेषण और कमरा हो गया विशेष्य। दो दुनिया रचाता है, दो हो गया यहाँ पर विशेषण और दुनिया हो गया यहाँ पर विशेष्य। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी के प्रश्न हम अगली वीडियो यानी कि पार्ट 2 में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।